हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय क्लास वंस अगेन। और आज मैं आप सबके साथ एक बार फिर यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अमेजिंग सेशन के साथ, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, द म्यूकोसिलरी एस्केलेटर रिफर्स टू। अच्छा, म्यूकोसिलरी यानी कि म्यूकस की बात हो रही है और सिलियरी यानी टाइनी हेयर्स, ठीक है। किसकी बात हो रही है? म्यूकस और सिलिया यानी टाइनी हेयर्स, टाइनी हेयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है टाइनी एयर सैक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। क्या एल्वियोलाई के केस में हमने किसी टाइप का सिलिया को स्टडी किया था? तो नहीं, ठीक है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दैट ट्रैप एंड रिमूव पार्टिकल्स फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो जब हम कंडक्टिंग जोन पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा क्या? नेजल पैसेज, नेजल पैसेज पढ़ा, तो हमने क्या देखा कि नेजल पैसेज में क्या होते हैं? सिलिया प्रेजेंट होते हैं, टाइनी हेयर्स होते हैं, जो क्या करते हैं? डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। और बाद में हमने बोमन्स ग्लैंड पढ़ी जो सिक्रीट कर रही थी क्या? म्यूकस। और मैंने बताया कि ये जो म्यूकस सिक्रीट करती है उसकी हेल्प से जिन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप किया गया है उन्हें आपस में लपेट के बाहर एक्सक्रीट करने में क्या होगी? हेल्प मिलेगी, बाहर उनको रिलीज करने में, ठीक है। तो ये ऑप्शन देखो, ये कह रहा है हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट ट्रैप एंड रिमूव पार्टिकल्स फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि नेजल पैसेज से डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करेगा। द रीजन वेयर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज, ये भी एल्वियोलाई के बारे में है। और ग्लैंड दैट प्रोड्यूस म्यूकस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ पर सिर्फ ग्लैंड की बात हो रही है, ठीक है। म्यूकस के रिलेशन में अगर देखें तो ये ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पर सिलिया के बारे में भी पूछ रहे हैं। किसके बारे में पूछ रहे हैं? सिलिया के बारे में। आया समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और देखेंगे ये क्या पूछना चाह रहा है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द म्यूकस प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टिंग जोन इज, यानी जो म्यूकस रिलीज हो रहा है कंडक्टिंग जोन में उसका प्राइमरी पर्पस क्या है? तो डस्ट पार्टिकल्स को बाहर निकालना। गैसियस एक्सचेंज ये नहीं होगा। जो दूसरा ऑप्शन है वो कह रहा है ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो यही होगा करेक्ट ऑप्शन। जबकि थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? प्रोड्यूस एंजाइम फॉर डाइजेशन। क्या जब हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर डाइजेशन की क्या ज़रूरत है? और जब डाइजेशन से कोई रिलेशन नहीं है तो यहाँ पर एंजाइम्स की क्या ज़रूरत? आया समझ में? मेंटेन द पीएच बैलेंस, तो नहीं। जो म्यूकस का क्या है पर्पस है वो क्या है? डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करना जो कि हेयर्स ने ट्रैप किए और उसको लपेटकर बाहर फेंक देना, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलेंगे और ये क्या पूछना चाह रहा है? ये पूछना चाह रहा है विच रीजन ऑफ द कंडक्टिंग जोन, ठीक है, यानी एल्वियोलाई को छोड़कर जो भी एयर का पैसेज था उसके बारे में बात हो रही है। प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर, यानी ऐसा कौन सा कंडक्टिंग जोन का पार्ट है जो फाइनली जाकर के पूरे लंग्स में एयर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा? समझ पा रहे हो? ऐसा नहीं कि सीधे सामने से एयर चली आ रही और लंग्स में पहुंचकर वहां पर छोड़ दी गई, नहीं। ऐसे कौन से पार्ट हैं जो इक्वली लंग्स के हर पार्ट में एयर को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स या टर्मिनल ब्रोंकियोल्स या एल्वियोलर डक्ट्स या फिर ट्रैकिया। अगर ट्रैकिया की बात की जाए तो सामने जो हमारा विंड पाइप है उसको बोल रहे हैं ट्रैकिया। क्या ट्रैकिया
पूरा कंटिन्यू होकर लंग्स तक पहुंचता है? तो नहीं, ये डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई। उसके बाद जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स हैं, टर्मिनल मतलब इसके आगे का जो रीजन है उसको ब्रोंकियोल नहीं कहेंगे। आया समझ में? यहाँ से ट्रैकिया है और फिर ये डिवाइड हुआ, क्या बनाया? प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर डिवाइड हुआ, क्या बनाया? सेकेंडरी ब्रोंकाई। देन ये दोबारा डिवाइड होगा, टर्शरी ब्रोंकाई और फिर ब्रोंकियोल्स। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां आगे डिवीज़न नहीं होगा, यानी डिवीज़न टर्मिनेट हो चुका है। तो क्या बोलेंगे? टर्मिनल। और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स ही आगे कंटिन्यू होते हैं और कहाँ ओपन होते हैं? एल्वियोलाई में। आया समझ में? तो फाइनली एयर कहाँ जानी है? एल्वियोलाई में जानी है। और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन एयर का कौन करने वाला है? तो वो होंगे टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। जबकि यहाँ पर देखो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स भी है एक ऑप्शन। आया समझ में? तो इस डिवीज़न के बाद छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स भी होंगे, लेकिन इनका फाइनल काम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, क्योंकि कहाँ तक पहुँचाना है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लंग। तो जब फाइनली सभी पार्ट्स तक पहुँच जाएगा तो ये जो टर्मिनल वाले ब्रोंकियोल्स होंगे, इन्हीं को, यही क्या है? रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर के लिए पूरे लंग्स में। इसके पहले का कोई भी स्ट्रक्चर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं मानेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर। एल्वियोलर डक्ट्स ये भी नहीं होगा और ट्रैकिया तो सामने ही प्रेजेंट है। इतना समझ में लगा? नेक्स्ट पे चलो और देखो कि नेक्स्ट क्या पूछना चाह रहा है। ड्यूरिंग स्ट्रेनुअस फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि जब तुम ज़्यादा काम कर रहे हो, विच फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन अकर्स, ऐसा क्या होगा तुम्हारी बॉडी में कुछ समय के लिए इन द कंडक्टिंग जोन टू फैसिलिटेट इंक्रीज एयर फ्लो। आया समझ में? तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हो, उस समय क्या चाहिए? ज़्यादा अमाउंट में क्या चाहिए? ऑक्सीजन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एयर फ्लो को इंक्रीज करना पड़ेगा। और उस टाइम ऐसा क्या हो जाएगा कंडक्टिंग जोन में जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में एयर आ सके? आया समझ में? तो देखो पहला क्या बोल रहा है? पहला कह रहा है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकियोल्स। क्या ब्रोंकियोल यानी जो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर था, अगर ये कॉन्स्ट्रिक्ट यानी कि सिकुड़ गई तो पैसेज बढ़ेगा, यानी कि जगह ज़्यादा हो जाएगी? तो नहीं, कॉन्स्ट्रिक्शन से हमेशा पैसेज कम होता है, चाहे वो ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स हो, या फिर हम उनको ब्लड वेसल के रिस्पेक्ट में उनकी बात करें। ठीक है, जब भी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा? जगह कम होगी। आया समझ में? अब दूसरा कह रहा है डिक्रीज्ड म्यूकस प्रोडक्शन। अगर म्यूकस का प्रोडक्शन कम हो गया तो क्या पैसेज बढ़ जाएगा? एयर फ्लो बढ़ जाएगा? नहीं, बल्कि नुकसान और हो जाएगा। बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, ज़्यादा स्पीड में एयर खींच रहे हो और उसके साथ स्पीड में आ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डस्ट पार्टिकल। तो अगर म्यूकस का प्रोडक्शन कम हो गया तो तुम्हारे लिए कैसा हो जाएगा? हार्मफुल। अब तीसरा पॉइंट देखो, रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स इन एयरवेज। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है। एक बनाएंगे यहाँ पर एयरवे, ये है हवा के जाने का रास्ता और इसी पर इस तरीके से साइड में अटैच होती हैं स्मूथ मसल्स। आया समझ में? स्मूथ मसल हैं।
अगर ये रिलैक्स होंगी, अगर ये रिलैक्स होंगी तो क्या होगा, एक्सपैंड होगा ये रास्ता। क्या होगा, एक्सपैंड होगा ये रास्ता। आया समझ में। और जब ये रास्ता, ये पैसेज एक्सपैंड होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में एयर जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा, रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स इन एयर वेज। आया समझ में। अब चौथा भी देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि थिकनिंग ऑफ एल्वियोलर वॉल्स, और कंडीशन क्या है कि फिजिकल एक्टिविटी बढ़ी हुई है, ज़्यादा एयर चाहिए, एल्वियोलाई है, इसकी वॉल कर दी थिक, तो गैसियस एक्सचेंज कम हो जाएगा। कैसा होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि गैसेस को यहाँ डिफ्यूज करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वॉल कैसी हो गई, थिक हो गई। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे, और रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स इन एयरवेज ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द कंडक्टिंग जोन इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो रेस्पिरेटरी जोन है वो क्या करता है, एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज, जबकि जो कंडक्टिंग जोन है वो सिर्फ और सिर्फ पैसेज है, किसका, एयर का। और वहाँ पर हमने 3 फंक्शन पढ़े थे कि वो वार्म अप करता है, ट्रैप करता है डस्ट पार्टिकल्स को, और क्या करता है, ह्यूमिडिफिकेशन करता है। तो देखो बात किसकी है, कंडक्टिंग जोन की। क्या गैसियस एक्सचेंज करता है, तो गैसियस एक्सचेंज कौन करता है, तो वो था रेस्पिरेटरी जोन। क्या था, रेस्पिरेटरी जोन। बाकी फिल्ट्रेशन यानी ट्रैपिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल्स किसका काम, कंडक्टिंग जोन, वार्मिंग भी कंडक्टिंग जोन, और ह्यूमिडिफिकेशन भी कंडक्टिंग जोन। एक ऑप्शन बचता है जो है गैसियस एक्सचेंज, ये कौन नहीं करता है, तो ये कंडक्टिंग जोन नहीं करता है। आया समझ में। तो देखो जो गैसियस एक्सचेंज है ये कौन करेगा, रेस्पिरेटरी जोन करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एपिग्लॉटिस इन द लैरिंक्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ swallowing। यानी जब तुम खाना खा रहे थे उस दौरान क्या हो रहा था, तुम सांस भी ले रहे थे, लेकिन जैसे ही बाइट को तुमने अंदर निगला यानी कि स्वेलो किया, तो मैंने बताया था कि लैरिंग्स क्या है, एक बॉक्स है, एक क्या है, बॉक्स है, किसका, कार्टिलेज का, और इसकी ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। और इसी के ऊपर एक फ्लैप होता है जिसको बोलते हैं एपीग्लॉटिस। अब जैसे ही तुमने बाइट को अंदर लिया यानी कि स्वेलो किया, वैसे ही ये एपीग्लॉटिस, ये फ्लैप जिसका नाम है एपीग्लॉटिस, ये क्या करेगा, एयर पैसेज को बंद कर लेगा, यानी कि ये जो ओपनिंग है ग्लॉटिस लैरिंग्स की, इसको बंद कर लेगा, जिससे कि खाना किस में ना जाने पाए, विंड पाइप में ना जाने पाए। आया समझ में। तो देखो ये क्या पूछ रहे हैं, प्राइमरी फंक्शन पूछ रहे हैं, किसका, इस फ्लैप का, एपीग्लॉटिस का। इट जनरेट्स साउंड्स, क्या एपीग्लॉटिस साउंड जनरेट करता है, तो नहीं। ठीक है, इट क्लोजेस ऑफ द ट्रैकिया टू प्रिवेंट फूड और लिक्विड फ्रॉम एंटरिंग द एयर वे। ठीक है, इट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ एयर इनटू द लंग्स, नो, क्योंकि जब तक तुम खाना नहीं खाओगे, उसको स्वेलो नहीं करोगे, तब तक एपीग्लॉटिस कभी भी ग्लॉटिस को कवर नहीं करता है। इट एड्स इन फिल्टरिंग पार्टिकुलेट मैटर, नो फिल्टरिंग। ठीक है, और
नो रेगुलेशन ऑफ एयर, और करेक्ट ऑप्शन है कि ये क्या करता है, क्लोजिंग किसकी, ट्रैकिया। इसके नीचे ही तो है ना ट्रैकिया। इतना चीज़ों को लेके स्ट्रिक्ट नहीं होना है। ये है ट्रैकिया और ये है लैरिंग्स, ठीक है। तो जब लैरिंग्स की क्लोजिंग करेगा तो ट्रैकिया में एयरवे को भी क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है। आया समझ में? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है और बार बार पूछा जाता है किसके, एपिग्लॉटिस के रिलेशन में। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं असर्शन रीजन। ओके, अच्छा रीजन ये है, यहाँ से है रीजन। असर्शन क्या कह रहा है, द लैरिंग्स प्लेज अ क्रूशियल रोल किसमें, इन फोनेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ साउंड। सही बात है, लैरिंग्स क्या करता है, साउंड प्रोडक्शन करता है। इसी वजह से क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। अब रीजन क्या कह रहा है, तो रीजन कह रहा है वोकल कॉर्ड लोकेटेड विद इन द लैरिंग्स वाइब्रेट एज एयर पासेस थ्रू देम क्रिएटिंग साउंड वेव्स। सही बात है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। असर्शन भी ठीक है और जो रीजन है ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे लैरिंग्स प्रोड्यूस करता है वॉइस। क्योंकि देखो ये बता रहा है जो वोकल कॉर्ड है किसमें, लैरिंग्स में, वो क्या होती है, वाइब्रेट होती है। जब इसमें से एयर होकर के पास होगी तो उसी वाइब्रेशन से क्या होता है, साउंड जनरेट होता है। तो यानी जो असर्शन है करेक्ट है और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि हाउ द लैरिंग्स प्रोड्यूस वॉइस। आया समझ में? तो यहाँ पर किस ऑप्शन में लिखा है, पहले में ही लिखा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। आया समझ में? क्योंकि जब भी हम लैरिंग्स के दूसरे नाम की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बोलते हैं इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स। और वॉइस कैसे आ रही है, उसमें जो वोकल कॉर्ड है वहाँ से होकर जब एयर पास होती है तो उसमें होते हैं वाइब्रेशंस। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो। अच्छा, मैचिंग करनी है, ठीक है। Below are 4 respiratory capacities. Capacities, volumes of a normal human adult. Okay. ये यहाँ पर क्या हो गई, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यहाँ पर करनी है तुम्हें मैचिंग। रेसिडुअल वॉल्यूम पूछ रहे हैं और ये हम लोगों ने कितना पढ़ा था, 1200 ml। रेसिडुअल वॉल्यूम जो जिद्दी एयर है, जो कभी भी लंग से बाहर नहीं जाती है चाहे कितना भी फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर लोगे। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी सारे वॉल्यूम्स को जोड़कर, और ये कितनी पढ़ी थी, 3.5 से 5 लीटर। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये भी था, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ओके कैपेसिटी नहीं, ये था 2.5 से 3 लीटर। और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी थी, ये 3 से 3.5 लीटर। ठीक है, लीटर और लीटर। अब देखो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें सारे याद होने चाहिए इन केस ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, लेकिन तुमको याद सभी होने चाहिए। अब ये मत सोचना कि अब हमको सारे नहीं याद करने, तुमको सारे ही याद करने हैं। लेकिन अगर कभी भी फंस जाओ, कभी भी फंस जाओ तो 1-2 ऑप्शन की मैचिंग से भी तुम काफ़ी हद तक करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखो तुम्हें आता है रेसिडुअल वॉल्यूम जो कि कितना 1200 ml। अब इधर ढूंढो,
ये है 1200 ml। अब देखो ऑप्शन है 4, किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पर हम देख रहे हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, और रेसिडुअल वॉल्यूम का नंबर 1। अब 1 देखो कहाँ पर हमें मिल रहा है 1200 ml। देखो 1 के बारे में सिर्फ एक जगह लिखा है 1200 ml, ये देखो, जबकि दूसरी जगह जो 1 के बारे में लिखा है 4500 ml। तो क्या रेसिडुअल वॉल्यूम 4500 ml होता है? नहीं। अब देखो बच्चों, सिर्फ एक ही वैल्यू से तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि सिर्फ एक ऑप्शन में रेसिडुअल वॉल्यूम के बारे में लिखा गया है। लेकिन सिर्फ इतना ही देख के तुम टिक नहीं कर दोगे, दूसरे वाले को भी तुम्हें चेक करना है। फोर्थ है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जो है 3500 ml। देखो 3 से 3.5 लीटर, और 3.5 लीटर को ml में लिखो तो ये हो जाएगा 3500 ml। ठीक है, तो यानी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी है। आया समझ में? अब अगर एक से ज़्यादा जगह 1 के रिस्पॉन्स में 1200 ml दिया होता तो हम फिर से चेक करते कि दूसरी यहाँ के वैल्यू को उठाकर कंपेयर करते कि कहाँ पर हमें अपना सही ऑप्शन मिल रहा है। तो आपको सारे आने चाहिए, लेकिन इन केस अगर आप कहीं फंस जाते हैं तो 1 या 2 वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए भी तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। अब देखो, सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन के टाइम क्या क्या होता है? तो पहला क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। ठीक है, जब इंस्पिरेशन यानी कि एयर अंदर आई तो क्या हुआ? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, तभी तो वो डोम शेप से सीधा होगा, और उसी वजह से क्या बढ़ती है? वॉल्यूम बढ़ती है और प्रेशर कम होता है, इसी वजह से एयर आ पाती है अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, जब इंस्पिरेशन होता है उससे पहले कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज, क्या लंग्स के अंदर का वॉल्यूम डिक्रीज करता है? अगर ऐसा हुआ तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, और कभी भी एयर बाहर से अंदर नहीं आ पाएगी। समझ पा रहे हो? तो ये हो गया गलत। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज। अब देखो यहीं पे इसके ही रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं। एक बार पूछ रहे हैं वॉल्यूम डिक्रीज, अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। फिर उन्होंने नेक्स्ट में पूछ लिया क्या प्रेशर बढ़ता है? तो प्रेशर भी नहीं बढ़ता है, क्योंकि जब डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, जबकि आईपीपी क्या होता है? घटता है। आया समझ में? तो यानी कि 1 और 2 सही हैं, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो और देखो, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, 4 स्टेटमेंट दिए हैं और बताना है कि कौन सा सही है। एक्सपायरेशन अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, जब एक्सपायरेशन होता है तो कौन सी इंटरकोस्टल इन्वॉल्व होती है? यहाँ पर होगा किसका इन्वॉल्वमेंट? एक्सटर्नल। ठीक है, क्या होगा? रिलैक्सेशन हो जाएगा। इंटरनल का इन्वॉल्वमेंट नॉर्मल ब्रीदिंग में नहीं होता है। ठीक है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। यानी कि ये कह रहे हैं इनहेल जब कर रहे हैं तो क्या होगा? आईपीपी कम और
एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा, आईपीपी कम है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। सही बात है ये। अब फिर आगे देख लेते हैं, इंस्पिरेशन अकर्स व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। थर्ड कह रहे हैं कि जब इनहेल करेंगे तो आईपीपी होगा ज़्यादा और एटीएम होगा कम, क्या एयर अंदर आएगी? तो यहाँ पर जब आईपीपी ज़्यादा है तो एयर अंदर से बाहर जाएगी, क्योंकि हमने लॉ में पढ़ा कि एयर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। अब फोर्थ क्या कह रहे हैं, एक्सपायरेशन इज इनिशिएटेड, यानी कि एक्सपायरेशन स्टार्ट होता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सीधा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा और एयर अंदर आ जाएगी। तो वो होगा इंस्पिरेशन का केस, एक्सपिरेशन का केस नहीं है। अगर यहाँ पर रिलैक्सेशन हो जाता तब ये ऑप्शन सही होता। ठीक है, तो हमारा सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है, आंसर हमें ऐसा भी लग रहा है कि पहला भी ठीक है। कह रहे हैं एक्सपिरेशन अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, सही बात है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने डिफाइन नहीं किया कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो एक्सपिरेशन होगा या रिलैक्स करेंगी तो एक्सपिरेशन होगा। तो हम अपने दूसरे ऑप्शन, जो कि एकदम एग्जैक्टली सही बात बता रहा है कि जब आईपीपी कम होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है तो क्या होता है, इंस्पिरेशन होता है। और रूल क्या कहता है कि जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो हमें हमेशा उसी को टिक करना चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर फिर से मैचिंग, फिर से वॉल्यूम्स में मैचिंग। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम, अब देखो टाइडल वॉल्यूम कितना था, 500 ml। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि रिजर्व होकर कितना, ये जाएगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये, और रेसिडुअल ये। हो गई मैचिंग। अब देखो फिर से वो वाला अपन रूल लगाएंगे यहाँ पर कि पहले हम देखते हैं कि टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू माना हमको पता है, बाकी सारी वैल्यूज़ हमको नहीं पता है। सपोज करना है लेकिन पता होनी चाहिए। 500 से 550 ml। अब देखो ए में हमारा कौन सा ऑप्शन है, 3। ठीक है, अब यहाँ पर दो ऐसे ऑप्शन हैं जहाँ पर ए के साथ मैच कर रहा है 3, तो अब हमें दूसरी वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो देखो अब हम IRV चेक करेंगे। IRV कितना है, 2500 से 3000 यानी कि 3 लीटर। अब बी में देखो किस ऑप्शन में फर्स्ट के साथ मैचिंग हो रही है, तो देखो ये हो रही है मैचिंग और यही है करेक्ट ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर रुकना है तुम्हें और बाकी के जो दो ऑप्शन हैं उनको भी चेक करना है कि करेक्टली मैच है कि नहीं है। सी के केस में यहाँ पर क्या कह रहा है, 4th, तो देखो सी के केस में 4th करेक्ट है और डी के केस में कह रहा है 2nd, तो डी के केस में 2nd यानी कि हमारा ऑप्शन सही है। जो हमने कैसे निकाला, ट्रिक से। अगर हमको एक या फिर दो वैल्यूज़ आती हैं तो हम करेक्ट ऑप्शन टिक कर सकते हैं। आया समझ में? नेक्स्ट पे चलो। इन मैन एंड मैमल्स एयर पासेस फ्रॉम आउटसाइड इनटू लंग्स थ्रो। अच्छा, पैसेज पूछा है इन्होंने और सबसे पहले सब में लिखा है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी लैरिंग्स देन फेरिंग्स, लैरिंग्स फेरिंग्स के ऊपर है या फेरिंग्स लैरिंग्स के ऊपर है? हो गया ना कंफ्यूजन? तो सबसे पहले नेजल पैसेज से होकर कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में एंड देन लैरिंग्स में।
तो ये जो लैरिंग्स पहले लिखा हुआ है फेरिंग से, ये दो ऑप्शन तो पहले ही हो जाते हैं गलत। और यहाँ पर इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, आउटसाइड इनटू द लंग्स, यानी कि इधर से बात हो रही है। ये पैसेज कभी कभार उल्टा भी पूछ लेते हैं एल्वियोलाई से, और तुमने रट रखा है कि स्टार्ट करेंगे नेजल कैविटी से, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना और पढ़ लेना पहले कि बाहर से ही पूछा जा रहा है। ठीक है, अब नेजल कैविटी, फिर चले फेरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स, ठीक है, ट्रैकिया, ये भी ठीक है, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई, हो गया हो गया हो गया गड़बड़। अब देखो यहाँ पर ब्रोंकियोल नहीं होगा, यहाँ पर पहले ब्रोंकाई, पहले प्राइमरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, उसके बाद डिवीजन होकर के क्या बनाते हैं, ब्रोंकियोल्स। आया समझ में? तो देखो नेजल कैविटी से चले, फेरिंग्स पे पहुंचे, लैरिंग्स पे पहुंचे, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड फाइनल एल्वियोलाई, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी सही है। आया समझ में? ये पैसेज मैंने बताया था आपको, और दोनों साइड, इनसाइड टू आउट एंड आउट टू इन, दोनों फ्लो चार्ट मैंने आपको यहाँ पर बनवाए थे। नेक्स्ट पे चलो, और ये क्या पूछ रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग इज। अच्छा, ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को पूछ रहे हैं कि एल्वियोलाई में, और यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं ब्लड से। ओके ठीक है, एल्वियोलाई किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में ही तो जाती है, यानी कि पाथवे होगा इधर। और रूल क्या कहता है कि जिधर से जिधर जा रहे हो तो आगे वाले ऑर्गन का प्रेशर कैसा होना चाहिए, कम, तभी डिफ्यूज़ हो पाएगी एयर आगे, वरना डिफ्यूज़न नहीं होगा। तो हमेशा एल्वियोलाई में PO2 ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन विद ब्लड, तभी क्या होगा, ब्लड में जाएगी ना, क्योंकि एयर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। अब देखो इक्वल नहीं, अगर इक्वल हो गया क्या डिफ्यूजन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मोर देन दैट इन द ब्लड, एल्वियोलाई में कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। लेस, अगर लेस हो गया तो ऑक्सीजन ब्लड से एल्वियोलाई में आ जाएगी, कभी भी टिश्यूज़ के पास नहीं पहुंच पाएगी। आया समझ में? तो देखो ये ऑप्शन गलत हो गया, लेस देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेस देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बात किसकी हो रही है, ऑक्सीजन की, तो करेक्ट ऑप्शन बी, ठीक है। यानी कि एल्वियोलाई में PO2 यानी कि प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन विद प्रेशर इन ब्लड, तभी क्या होगा, इस डायरेक्शन में ऑक्सीजन क्या होगी, डिफ्यूज़ होगी, यानी कि ट्रेवल करेगी। करेक्ट है, समझ में आया इतना। अब नेक्स्ट पे चलो, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स टेक्स प्लेस बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, एक्टिव क्या होता है, जो ट्रांसपोर्टर्स डायरेक्टली ATP यूज़ करते हैं, ठीक है, वो हो गया एक्टिव। और पैसिव ट्रांसपोर्ट, बिना एनर्जी लगाए किसी चीज़ का ट्रांसपोर्ट हो जाए, लेकिन इन दोनों केसेस में ज़रूरत होती है मेम्ब्रेन पर एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर की, किसकी, स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर की। तो ये ऑप्शन हो गया गलत। ऑस्मोसिस भी नहीं होती है क्या, जब हम लोगों ने एल्वियोलाई ऐसे बनाया था रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, तो क्या हम लोगों ने इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर पढ़ा कि यहाँ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टर है, या यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टर है। तो जब तक ट्रांसपोर्टर नहीं तब तक
एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ा, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ये जो एल्वियोलाई है यहाँ पर सीधे ऑक्सीजन यहाँ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। और ये डिफ्यूज़न कैसा है, सिंपल डिफ्यूज़न है। आया समझ में? एक डिफ्यूज़न होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, ठीक है, जबकि यहाँ पर जो डिफ्यूज़न होने वाला है वो क्या है, सिंपल डिफ्यूज़न। यानी कि आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो वो है डी ऑप्शन। आया समझ में इतना? नेक्स्ट पे चलो और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट द एल्वियोलाई। यानी कि क्वेश्चन कहाँ से है, जो हमने लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट पढ़ी थी वहाँ से। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, एल्वियोलाई की, यानी लंग्स के अंदर बात हो रही है। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि जो हमने पढ़ा था लंग्स, यानी कि लेफ्ट शिफ्ट की बात हो रही है। ठीक है, अब लेफ्ट शिफ्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि कंपैरिजन किया जाए अगर टिश्यूज़ के साथ, तो मेटाबॉलिक रेट कैसा था, लो था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लो PO2, क्या ऑक्सीजन का प्रेशर लंग्स के अंदर लो होता है, तो नहीं। ऑक्सीजन का प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, एल्वियोलाई के अंदर, और उससे ज़्यादा कहाँ होता है, एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पर लो PO2, तो ये ऑप्शन तो यहीं से गलत हो गया। ठीक है, दूसरा कह रहा है हाई PO2, सही बात है। लो PCO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम, सही बात है। लेस प्रोटॉन, अच्छा तो ये है प्रोटॉन, H प्लस आयन है, H प्लस और H प्लस। ठीक है, प्रोटॉन की बात हो रही है। ठीक है, लेस प्रोटॉन, लोअर टेम्परेचर। ठीक है, लो PO2, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो दो तो ऐसे ही गलत हो गए जहां पर कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का अमाउंट कैसा है, कम है, प्रेशर कम है। अब बचते हैं हमारे दो ऑप्शन, हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, सही बात है, हाई प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से ऑप्शन ये भी हो गया गलत। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा, क्योंकि हमने वहाँ पढ़ा कि PCO2 कैसा था, लो था, प्रोटॉन्स कैसे थे, लेस थे, क्योंकि pH इंक्रीज थी वहाँ पर। आया समझ में? लोअर टेम्परेचर, और हमने पढ़ा कि वहाँ पर कंपैरिजन में अगर देखें तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस कम होती हैं और एनर्जी कम मात्रा में रिलीज होगी, तो टेम्परेचर कंपैरेटिवली कैसा होगा, कम होगा। ये नहीं बोलेंगे कि मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, टेम्परेचर बिल्कुल ही नहीं होगा। आया समझ में? कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ एल्वियोलाई और टिश्यूज़ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो गया, बी सही हो गया। नेक्स्ट पे चलो और देखो, यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट, रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो पहला क्या है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, सही बात है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन इंटरफियर विद ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन, ये भी सही बात है। हायर प्रोटॉन कंसंट्रेशन इन एल्वियोलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देखो, जबकि हमने एल्वियोलाई में अभी नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में ही पढ़ा कि जो हमारा ऑप्शन सही था, यहाँ पर क्या है, लेस प्रोटॉन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए, ये बोल रहे हैं हायर प्रोटॉन कंसंट्रेशन, जबकि एल्वियोलाई के अंदर प्रोटॉन कंसंट्रेशन कैसा है, हमेशा कम होगा, और यही फेवर करता है किसको,
फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यही ऑप्शन हमारा कैसा है, रॉन्ग स्टेटमेंट। लेकिन हम चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। लो PCO2 in alveoli favors the formation of oxyhemoglobin। ठीक है, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है और ये भी सही बात है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। जबकि यहाँ पर प्रोटॉन कंसंट्रेशन कैसा होता है, तो होता है लो, जबकि यहाँ पर इन्होंने लिखा है हाई। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है हमारा, जो कि पूछ रहा है रॉन्ग स्टेटमेंट के बारे में, तो वो हो जाएगा सी। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, bulk of carbon dioxide released from body tissue into the blood is present as। ओके, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के बारे में बात हो रही है। तो वहाँ पर हमने 3 फॉर्म्स पढ़ी थी। कितनी? 3, जो कि डिजॉल्व थी प्लाज्मा में 7%, जो कि हीमोग्लोबिन से अटैच थी वो थी 23%, और बाकी एज अ बाइकार्बोनेट आयन ट्रेवल करती है और उसका अमाउंट सबसे ज़्यादा था 70%, और उसी ज़्यादा अमाउंट को इन्होंने लिखा है बल्क। ठीक है, यानी यहाँ पर बात हो रही है 70% कार्बन डाइऑक्साइड की। तो पहले ही ऑप्शन में दिया है बाइकार्बोनेट इन ब्लड प्लाज्मा एंड RBCs। ठीक है, फ्री CO2 इन ब्लड प्लाज्मा ये कितना है, 7%, और 7% को हम बल्क नहीं कह सकते। 70% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन एंड 30% एज बाइकार्बोनेट। देखो यहाँ पर तुमको फंसा लेंगे। जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है इसका अमाउंट कितना था, 23%, और बाइकार्बोनेट का था 70%। आया समझ में? ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन इन RBCs, तो ये था सिर्फ 23%। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि बाइकार्बोनेट में ही प्रेजेंट होती है हमारी 70% कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि पहले तो RBC के अंदर होती है और बाद में मूव होके आ जाती है ब्लड प्लाज्मा में। क्लियर है इतना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है, व्हाट इज ट्रू अबाउट RBCs इन ह्यूमन। ह्यूमन के केस में RBCs की बात हो रही है। कैरी अबाउट 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 20 से 25 के बीच में ही आ जाएगा 23 कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, यानी कि HbCO2। ठीक है, दे ट्रांसपोर्ट 99.5% ऑफ ऑक्सीजन। नो, ओनली 97 से 98%। ठीक है, ये हो गया गलत। दे ट्रांसपोर्ट अबाउट 80% ऑक्सीजन ओनली। नो, तो यहाँ पर भी 97 से 98, एंड द रेस्ट 20% ऑफ इट इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व स्टेट इन ब्लड प्लाज्मा। लेकिन हमने पढ़ा जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है वो ब्लड प्लाज्मा में सिर्फ 2% या फिर 3% होता है। ठीक है, तो ये भी हो गया गलत, ये भी हो गया गलत। दे डू नॉट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, जो RBCs हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी करती हैं एज HbCO2। आया समझ में? तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो गया पहला, यानी जो 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड है वो RBC से होकर ट्रैवल करती है और 20 से 25 के ही बीच में आ जाएगा क्या, 23। आया समझ में? नेक्स्ट पे चलो, हीमोग्लोबिन ऑफ अ ह्यूमन फीटस, यानी कि 2 अल्फा चेन एंड 2 गामा चेन, और क्या पढ़ा, हायर एफिनिटी। हायर एफिनिटी किसके लिए, फॉर ऑक्सीजन।
अब देखो, हैज ओनली 2 प्रोटीन सब यूनिट्स इंस्टेड ऑफ 4, नो, क्योंकि 2 अल्फा और 2 गामा कितनी हो गई, 4 हो गई। हैज अ हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन दैट ऑफ एन एडल्ट। लोअर एफिनिटी नहीं, इट्स एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इज द सेम नहीं, एफिनिटी कैसी है, हायर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेकिन मेमोरी बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, majority of the carbon dioxide produced by our body cells and transported to the lungs as, अच्छा मेजॉरिटी अटैच टू हीमोग्लोबिन, ये नहीं होगा, डिजॉल्व भी नहीं होगा, बाइकार्बोनेट होगा, जो कि कितना था 70%। ये था ओनली हीमोग्लोबिन के साथ 23%, डिजॉल्व ओनली 7%। तो यहाँ ऑप्शन चला जाएगा एज बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ, कार्बोहाइड्रेट है नहीं, विटामिन है नहीं, स्किन पिगमेंट है, यहाँ से चमकता है हीमोग्लोबिन नहीं, ये कैसा है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट मतलब कैरी करता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड यानी रेस्पिरेटरी गैसेस को। और अगर नेचर की बात की जाए तो हीमोग्लोबिन है प्रोटीन। क्या है, प्रोटीन है। आया समझ में, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन नहीं है। नेक्स्ट, असर्शन रीजन, ओके, ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, सही बात है, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तभी होता है सीधा, और क्या बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है थोरैसिक कैविटी का, यानी कि असर्शन ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम यानी कॉन्ट्रैक्ट होकर सीधा हो गया, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी, सही बात है। और जो रीज़न है वो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को। तो यहाँ पर किस ऑप्शन में लिखा है, both assertion and reason are true and the reason the correct explanation of the assertion। बहुत ही सिंपल, लेकिन बस थोड़ा था ध्यान देने की जरूरत। नेक्स्ट असर्शन, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड प्राइमरीली इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। हम बार बार पढ़ रहे हैं इस चीज़ को, और यहाँ पर देखो 70% रीजन में बोल रहे हैं ये कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस कन्वर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू बाइकार्बोनेट आयन इन रेड ब्लड सेल। सही बात है, क्योंकि हमने पढ़ा ये थी आरबीसी, यहाँ आई CO2, ये जुड़ी वाटर के साथ और क्या बनाया H2CO3, और देन कन्वर्ट होकर क्या बनाया HCO3 नेगेटिव। आया समझ में, और प्लस H+ आयन। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो एंजाइम कैटलाइज कर रहा था इन दोनों रिएक्शंस को, उसका नाम था कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर रिएक्शन आरबीसी के अंदर हो रही है, तो एंजाइम भी कहाँ होगा, ये होगा आरबीसी के अंदर, यानी दोनों बातें सही हैं। यहाँ पर भी ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कितने पार्ट, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा असर्शन में बोल रहे हैं बोर इफेक्ट डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन हीमोग्लोबिन्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, ठीक है, और रीजन क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग एसिडिटी रिड्यूस हीमोग्लोबिन एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। इंक्रीजिंग एसिडिटी, अच्छा, यानी प्रोटॉन कंसंट्रेशन कैसा, ज़्यादा, मोर प्रोटॉन्स,
और मोर प्रोटॉन्स होंगे तो पीएच डिक्रीज हो जाएगा। और ये कह रहे हैं रिड्यूस कर देगा हीमोग्लोबिन एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? तो यहाँ पर हम देखेंगे जब हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब हम पढ़ रहे थे लेफ्ट शिफ्ट, तो हमने पढ़ा कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कब होगा? जब प्रोटॉन कंसंट्रेशन कम होगा, यानी कि लो प्रोटॉन कंसंट्रेशन। तभी क्या होगा? ऑक्सीजन जुड़ेगी किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं इंक्रीजिंग एसिडिटी रिड्यूस हीमोग्लोबिन्स एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ा तो ये क्या होगा? रिड्यूस कर देगा हीमोग्लोबिन की एफिनिटी को ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में, और क्या होगा? ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। यानी यहाँ पर देखें तो रीज़न सही है, तो यहाँ पर रीज़न बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब ब्रेक होगा, और तभी ब्रेक होगा जब हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम होगी ऑक्सीजन के लिए, और ये कब होगी? जब एसिडिटी बढ़ेगी, यानी प्रोटॉन कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये रिड्यूस कर देगा हीमोग्लोबिन की एफिनिटी को ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर भी हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, यानी कि असर्शन और रीज़न सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रेस्पिरेटरी सेंटर्स इन द ब्रेन स्टेम रेगुलेट ब्रीदिंग रेट एंड इट्स डेप्थ। ठीक है, हम लोगों ने 2 सेंटर पढ़े, न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एपन्यूस्टिक, दोनों ही ब्रीदिंग रेट और डेप्थ को क्या कर रहे थे? कंट्रोल कर रहे थे। ब्रेन स्टेम का मतलब है पॉन्स और मेड्यूला। ठीक है, पॉन्स और मेड्यूला। अब रीजन क्या कह रहा है? दे रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द ब्लड पीएच, सही बात है। कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड पीएच का रिलेशन यहाँ पर फिर से प्रोटॉन कंसंट्रेशन से है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि PCO2 एंड ऑक्सीजन लेवल। ठीक है, और हमने पढ़ा इन दोनों को सेंस करते हैं कौन? कीमो रिसेप्टर्स इन दोनों को क्या करते हैं? सेंस करते हैं। तो सही है, असर्शन भी ठीक है और रीजन भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई, यानी एल्वियोलाई के अंदर किसकी बात? PO2 इज हायर देन इन द पल्मोनरी आर्टरीज। ओके, ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम द एल्वियोलाई इनटू द पल्मोनरी आर्टरीज। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। एल्वियोलाई और आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी यानी जो ब्लड लेकर के जा रही है, जो ब्लड लेकर के जा रही है, इज हायर देन इन द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो ये सही बात है, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा PO2 आर्टरी के कंपैरिजन में। ठीक है, और इसी वजह से ऑक्सीजन क्या होगी? डिफ्यूज होगी फ्रॉम द एल्वियोलाई टू पल्मोनरी आर्टरी। आया समझ में? नेक्स्ट देखो, असर्शन, सर्फेक्टेंट इंक्रीज द टेंडेंसी ऑफ एल्वियोलाई टू कोलैप्स। सर्फेक्टेंट इंक्रीज द टेंडेंसी ऑफ एल्वियोलाई टू कोलैप्स। ओहो, सर्फेक्टेंट क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है किसको? टेंडेंसी को ऑफ एल्वियोलाई टू कोलैप्स, यानी कि एल्वियोलाई कोलैप्स कर जाएं।
क्या ऐसा करेगा सर्फेक्टेंट? इतना निगेटिव प्रवृत्ति का है कि वो इसलिए बन रहा है कि एल्वियोलाई कोलैप्स कर जाएं। तो पहला जो हमारा असर्शन है वही गलत है, क्योंकि जो सर्फेक्टेंट है वो क्या करता है, जब हमने पढ़ा एल्वियोलाई की सेल्स को टाइप 1 न्यूमोसाइट और टाइप 2 न्यूमोसाइट, तो हमने क्या पढ़ा, जो टाइप 2 न्यूमोसाइट हैं वो क्या रिलीज करती हैं, क्या सिक्रीट करती हैं, लेसिथिन नाम के सर्फेक्टेंट को, जो क्या करता है, प्रिवेंशन फ्रॉम कोलैप्सिंग। आया समझ में? सरफेस टेंशन को कम करती हैं एल्वियोलाई के अंदर। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो यहाँ पर जो असर्शन वाला स्टेटमेंट है वही गलत हो गया। वही कैसा हो गया? गलत हो गया। और रीजन भी एक बार देख लेते हैं। सर्फेक्टेंट रिड्यूस सरफेस टेंशन विद इन द एल्वियोलाई, यानी कि रीजन सही है, असर्शन गलत है और रीजन सही है। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ओके, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये बोल रहा है कि एल्वियोलाई को कोलैप्स करने के लिए रिलीज हुआ सर्फेक्टेंट, जबकि ये बिल्कुल अपोजिट है। आया समझ में? तो हमारा रीजन जो स्टेटमेंट है वो सही है, जबकि असर्शन गलत है। नेक्स्ट पे चलो। और ये क्या कह रहे हैं? ओके, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में क्वेश्चन। एम्फाइसीमा लीड्स टू एन इंक्रीज इन द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर गैस एक्सचेंज इन द लंग्स। इंक्रीज, एम्फाइसीमा डिक्रीज करता है किसको? एक्सचेंज एरिया को। ये देखो एल्वियोलाई है और यहाँ पर ब्लड वेसल होगी, और जब इंसान पीता है सिगरेट तो अंदर जाता है सिगरेट का धुआं और यहाँ पर करता है डैमेज, तो एरिया कम होता है। जबकि ये क्या कह रहे हैं? इंक्रीज। तो इंक्रीज होने वाला नहीं है, यानी असर्शन गलत हो गया। ठीक है। रीजन क्या कह रहा है? डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलर वॉल्स इन एम्फाइसीमा इनहेंस द गैस एक्सचेंज एफिशिएंसी। नो, यहाँ पर एफिशिएंसी कैसी हो गई? कम हो गई। तो यहाँ पर अगर हो रिड्यूस तब सही होगा, यानी कि दोनों ही गलत हैं। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कहीं नहीं है कि दोनों गलत हैं, तो यहाँ पर अपना ऑप्शन लिखेंगे कि बोथ assertion and reason are false। ठीक है, इतना समझ में लगा? तो ये हमारे आज के डिस्कशन के क्वेश्चंस थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, कुछ काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस को और कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया और देखा कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक आप इतना पढ़िए और रिवाइज करिए। थैंक यू।